आज से 3 महीने पहले जनवरी महीने में पहली बार कोरोना वायरस सुनने में आया, जिसका नाम दिया गया नोबल कोरोना वायरस। और ऐसा कुछ बताया गया कि ये वुहान से, चाइना से निकल के आ रहा है। उस वक्त पूरे दुनिया के लोग, यूएस के लोग, यूके के लोग दूर से देख के एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। यूएस का जो सीडीसी है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, उसने आंका कि ये इतना डेडली हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने में यूएस में करीब 2 लाख से लेके 17 लाख लोग तक मर चुके होंगे। सो एक तरफ तो ये खतरनाक फिगर एस्टिमेट्स बाय यूएस एंड यूके, और दूसरी तरफ चाइना से निकले हुए कुछ वीडियोस। तो एक तरफ खतरनाक भयानक पिक्चर जो वुहान से लगातार आ रही थी हमारे पास, और दूसरी तरफ वो डेंजरस एस्टिमेट बाय यूके एंड यूएस गवर्नमेंट। मतलब ये कि एक ऐसा पिक्चर बनाया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा दानव, खतरनाक कोई जानवर आने वाला है या आ चुका है जो पूरी धरती में कहर मचा देगा और इंसानियत को खा जाएगा। ऐसे में कैसे लड़ा जाए, कमान दी गई हमेशा की तरह डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जिसको आज से 10 साल पहले 2010 में PACE यानी कि पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप ने लुटेरा घोषित किया था बिकॉज ऑफ द स्कैंडल ऑफ H1N1। सो वही डब्ल्यूएचओ को कमान दिया गया कि भाई इस दानव से कैसे लड़ा जाए, आप ही बताइए। डब्ल्यूएचओ के लिए बिल्कुल आसान था। आज से 10 साल पहले H1N1 के लिए जो कहानी गढ़ी थी, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, वही स्क्रिप्ट दोबारा यूज कर लिया। जहां जहां H1N1 लिखा था बस उसको मिटा दिया, वहां वहां लगभग कोरोना डाल दिया। एक्चुअली यूके गवर्नमेंट के पास एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका नाम है न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप। इसमें 16 साइंटिस्ट हैं और उनका काम है कि वायरस की प्रिडिक्शन करना कि वायरस कितना खतरनाक होने वाला है आने वाले दिनों में। जनवरी महीने में इस ग्रुप ने, इस एडवाइजरी बॉडी ने प्रिडिक्ट किया कि जो कोरोना है मार्च आते आते ये इतना खतरनाक होने वाला है कि यूएस में 22 लाख लोग मर चुके होंगे, यूके में 5 लाख लोग मर चुके होंगे, इसकी मॉर्टिलिटी रेट करीब 3 to 4% होगी। इस तरह की एडवाइजरी बॉडी दुनिया के अलग अलग देशों में है, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी सारे एडवाइजरी बॉडी की बातों को इग्नोर करते हुए यूके की इस एडवाइजरी बॉडी की जो रिकमेंडेशन है, कि जो प्रिडिक्शन है, उस प्रिडिक्शन को ले लिया और लेके एक पिक्चर बनाया दुनिया के सामने, मानो ऐसे कि बहुत बड़ा विलेन आने वाला है जो दुनिया को खा जाएगा, सबको मार डालेगा। और ऐसा पिक्चर बनाने के बाद एक प्रोटोकॉल बनाया कैसे उस विलेन से लड़ा जाए, और उस प्रोटोकॉल में रख दिया कि भाई हवाई जहाज को बंद कर दो, एयरपोर्ट बंद कर दो, क्वारंटाइन कर दो, देश को ताला लगा दो। हमारा देश भारत, हमारे पास अपनी कोई एडवाइजरी बॉडी नहीं है, और भारत की जो सरकार है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो WHO का ब्लाइंड फॉलोअर है। यानी कि WHO जो भी बोलता है वो सिंसियरली मानता है, जिसकी वजह से आज देश में ताला लगा हुआ है। लेकिन अब 2 महीने में बहुत सारे डेटा कलेक्ट हुए और जिससे ये पता चला है कि कोरोना वायरस, जिसे बहुत खतरनाक बताया जा रहा था, जिसकी वजह से इसको एक कैटेगरी दी गई थी, इस कैटेगरी का नाम है HCID यानी कि हाई कॉन्सिक्वेंसेस इन्फेक्शियस डिजीज कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसमें इबोला को भी रखा गया है, नीपा को भी रखा गया है। लेकिन अब वही एडवाइजरी ग्रुप ने देखा कि जो प्रेडिक्शन था वो गलत हो गया है, और अब उन्होंने फ्रेश एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार उनके हिसाब से कोरोना वायरस एक सिंपल फ्लू वायरस है और इसमें मरने के चांसेस उतने ही होते हैं जितना सर्दी जुकाम में मरने के चांसेस होते हैं। दैट इज एग्जैक्टली 0.1%। सो इसलिए उन्होंने आगे बोला है कि इस वायरस के लिए कोई खास तैयारी की आवश्यकता नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट किसी भी और फ्लू की तरह किसी भी छोटे से छोटे क्लिनिक में भी किया जा सकता है। तो उन्होंने तो अपनी गलती सुधार ली, अब देखना ये होगा कि हमारा देश कब इस गलती को सुधारेगा, लॉकडाउन को कब खत्म करेगा। आप में से कुछ लोग बार बार मुझे ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई इतने हजारों लोग मर क्यों रहे हैं इटली में या देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में। इसका जवाब मैंने पिछले वीडियो में दिया था, एंड ऑफ कोरोना। लेकिन फिर से एक बार और मैं आपको बता दूं, हर साल पूरे दुनिया में फ्लू या इन्फ्लुएंजा से करीब 6 से 7 लाख लोग मरते ही हैं। यूएस में करीब 60,000 लोग मरते हैं हर साल, इटली में करीब 25,000 लोग मरते हैं हर साल, 20 से 25,000। भारत में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं हर साल। नया सिर्फ इतना है कि पहले जब मरते थे तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कोई शूटिंग नहीं होती थी, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था। लेकिन इस साल क्रिकेट मैच के स्कोर की तरह एक एक डेथ की खबर आप तक रियल टाइम में पहुंचाई जा रही है, और उससे एक पैनिक का माहौल बन रहा है। सो ये जो डेथ हो रही है ये हर साल होती है,
और ये जो कोरोना वायरस है वो इन्फ्लुएंजा के कैटेगरी में आता है, यानी कि फ्लू के कैटेगरी में आता है। और फ्लू से तो सालों साल से दुनिया में 6-7 लाख हर साल मरते आए हैं, ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन्स हैं जो पिछले 10 दिनों से आप लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से मुझ तक पहुंचा रहे हैं। उनमें से एक कि अगर ये उतना खतरनाक नहीं जितना हमने सोचा था, अगर ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है जिसकी मोर्टेलिटी रेट 0.1% है, अगर ये इतनी तेजी से नहीं फैल सकता तो इतने सारे लोग मर क्यों रहे हैं, इतने सारे लोग पीड़ित क्यों हो रहे हैं। जब आप बोलते हैं इतने सारे लोग पीड़ित क्यों हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका इशारा यूएस की तरफ है। पहले यूएस का एग्जांपल लेते हैं। यूएस के पिछले 5 साल के आंकड़े इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने हैं। यूएस में हर साल हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करीब 5 से 8 लाख लोगों की होती ही है। इस सीजन में हर साल 5 से कम 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 8 लाख लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि ILI। और ये जो कोरोना वायरस से जो बीमारी है कोविड, ये भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के कैटेगरी में ही आता है। तो दैट इज व्हाट इज अबाउट यूएस। तो इस साल भी जो नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो है 5,25,000 अभी तक। मतलब ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी नया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हर साल यूएस में ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से करीब 20,000 से लेके 50,000 लोग मरते ही हैं। और इस साल भी जो आंकड़ा है वो इसी ब्रैकेट के अंदर ही है। तो मतलब ये कि इस साल कुछ भी एक्स्ट्रा लोग ना तो मर रहे हैं ना ही पीड़ित हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल जब यूएस में लोग मर रहे थे या इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो रहे थे तो रियल टाइम पे आप तक ये न्यूज़ कोई नहीं पहुंचा रहा था और आपको लग रहा था कि कोई मरता ही नहीं होगा इन्फ्लुएंजा से, राइट। सो ये तो हुई यूएस की बात। अब बात करते हैं भारत की। भारत में एक सवाल जो आ रहा है कि इतने सारे डॉक्टर्स फिर क्यों कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, और एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल अचानक देखा गया उनमें काफी सारे लोगों में कोरोना वायरस पीड़ित पाए गए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा ही सिंपल है। कैसे पता चलता है कि किसी भी इंसान को कोरोना वायरस आ गया है? सिर्फ एक ही टेस्ट है जिसका नाम है RT-PCR टेस्ट, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब इस टेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर मैन्यूअल है उसे पढ़िए। मैन्युफैक्चरर मैन्यूअल इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा है रेगुलेटरी स्टेटस और उसके आगे लिखा है ओनली फॉर रिसर्च पर्पस, नॉट फॉर यूज फॉर एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। मतलब ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए ये टेस्ट बना ही नहीं है। तो मतलब ये टेस्ट को डायग्नोसिस के लिए यूज करना कानूनी जुर्म है, अपराध है, पहली बात। अगर इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कैरी मुलर, जिन्होंने इस टेस्ट का आविष्कार किया था, जिनको इस टेस्ट के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, उनका खुद का कहना था कि ये टेस्ट किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो डिफाइन कर सकता है, बट ये टेस्ट ये डायग्नोस नहीं कर सकता ये वायरस कौन सा वाला है। ये हुई दूसरी बात। अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं है तो मैं ताजा आपको लिटरेचर देता हूं। 30 मार्च सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट का जारी किया हुआ लिटरेचर आप पढ़िए स्क्रीन पे, और इसमें देखिए 3 ही लाइन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। पहला लाइन है डिटेक्शन ऑफ वायरल RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019 nCoV is the causative agent for clinical symptom। बड़ा ही क्लियर है कि अगर वो पॉजिटिव आया इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोरोना वायरस है या उसके अंदर जो सिम्टम है वो कोरोना वायरस की वजह से। ध्यान देखिए, दूसरा पॉइंट पढ़िए, फॉल्स पॉजिटिव इज मोर लाइकली व्हेन द प्रिवेलेंस इज मॉडरेट और लो। यानी कि फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं उन जगह पे जहां बहुत कम लोग पीड़ित हैं, जैसे भारत में बहुत कम लोग पीड़ित हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री और इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नंबर 3 को पढ़िए, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ 2019 nCoV इन्फेक्शन। ये जो टेस्ट है ये कभी भी एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं था, इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। सो ये जो टेस्ट है ना तो CDC उसको अप्रूव कर रहा है, ना ही मैन्युफैक्चरर अप्रूव कर रहा है, ना ही इन्वेंटर अप्रूव कर रहा है, सिर्फ WHO अप्रूव कर रहा है या फिर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव कर रही है। तो ये टेस्ट वो टेस्ट है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। इस टेस्ट से फॉल्स पॉजिटिव आने की संभावना कम से कम 1% है और ज्यादा से ज्यादा 80% है। 80% का मतलब ये कि अगर 100 हेल्दी लोग हैं जिनमें से एक को भी कोरोना वायरस नहीं है, तब भी उनमें से 80 लोगों को पॉजिटिव बता देगा। मतलब ये कि आपको लगेगा कि इन 80 लोगों को कोरोना वायरस है।
अब सवाल यह है कि ये इतना फॉल्स पॉजिटिव क्यों बता रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसको समझने के लिए आप अपने बॉडी के मैकेनिज्म को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। मेरी बात को ध्यान सुनिए। जब भी कभी आपको इन्फेक्शन होता है, या फिर कभी इंजरी होती है, या कभी स्ट्रेस होता है, या कभी फियर होता है, या फिर जब भी कभी आपको कोई भी बीमारी होती है, जैसे कैंसर है, या डायबिटीज है, या हार्ट डिजीज है, या किडनी फेलियर है, ऐसे में आपका बॉडी एक खास तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बनाता है जिसका नाम है एक्सोसोम। अब स्क्रीन में देखिए, एक्सोसोम का जो डायमीटर है सेल्स के अंदर वो होता है 500 नैनोमीटर। एक्सोसोम का जो डायमीटर है सेल्स के बाहर वो है 100 नैनोमीटर। एक्सोसोम का जो रिसेप्टर है वो है ACE2। एक्सोसोम का जेनेटिक मटेरियल RNA सेगमेंट। एक्सोसोम कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर लंग्स के फ्लूइड में पाया जाता है। अब इसको अगर कंपेयर करें कोरोना वायरस से, तो देखिए कोरोना वायरस का जो साइज है सेल्स के अंदर वो लगभग 500 नैनोमीटर है। कोरोना वायरस का साइज एग्जैक्टली सेम आउटसाइड द सेल, दैट इज 100 नैनोमीटर। कोरोना वायरस में जो रिसेप्टर है वो भी ACE2 है। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मेकअप है वो भी RNA सेगमेंट है, और कोरोना वायरस भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही पाया जाता है। और शॉकिंग बात यह है, एक्सोसोम का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है दिखने में वो भी कोरोना वायरस की तरह ही है, लगभग। बोलने का मतलब यह है कि हो सकता है कि इस वक्त मेरे और आपके बॉडी में एक्सोसोम हो, जो कि बहुत कॉमन बात है, और ऐसे में PCR टेस्ट अगर कोई कर दे तो वो PCR पॉजिटिव बताएगा, यानी कि आपको लगेगा कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है। लेकिन अगर किसी के को भी टेस्ट में पॉजिटिव आता है, उसका मतलब है या तो उसके बॉडी में एक्सोसोम है या फिर उसके बारे में बॉडी में कोरोना वायरस है। इन दोनों में से कौन सा है वो कोई नहीं जानता। तो अभी जो लग रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को कोरोना वायरस हो गया है या बहुत सारे लोगों को एक साथ कोरोना वायरस पाया गया है, वो हम कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इन लोगों में या तो एक्सोसोम है और कोरोना वायरस है। और एक्सोसोम एक ऐसी चीज है जो लगभग हर एक इंसान के बॉडी में बनता रहता है और बॉडी उसको डिस्ट्रॉय भी करती रहती है। ये बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब सवाल आता है कि इन सब सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ डिसाइड करने में। स्क्रीन पे देखिए पिक्चर। आपकी स्थिति वो लटके हुए इंसान की तरह है, आपकी और हमारी स्थिति, यानी कि हम लॉकडाउन कंडीशन में हैं और वो जो शेर है वो कोरोना वायरस है। हम लटके हुए हैं कि कहीं नीचे आए तो वो शेर हमें खा जाएगा। तो हम नीचे कब आएंगे? हम ये सोचते हैं कि नीचे तभी आएंगे जब शेर या तो मर जाए या शेर यहाँ से भाग जाए। शेर यानी कि कोरोना वायरस। तो शेर कब मरेगा, शेर कब भागेगा? शेर के मरने से पहले कहीं हम ही ना मर जाए। लेकिन मान लेते हैं शेर भाग गया, लेकिन कोरोना वायरस जाने के जला तो गया, लेकिन ध्यान से देखिए नीचे क्या दिख रहा है? दो मगरमच्छ। यानी कि मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस अगर चला भी जाए तो वहां से चाइना से चल चुका है एक और बहुत बड़ा, बहुत ही ताकतवर राक्षस, उसका नाम है हंटा वायरस। और CDC की अगर माने, हंटा वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 38% है। 38% का मतलब अगर 100 लोग पीड़ित होंगे हंटा वायरस से, तो 100 में से 38 लोग मर जाएंगे और 62 लोग ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो बोलने का मतलब कि अगर लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस चला भी गया, क्या कोई गारंटी है कि वो क्रोकोडाइल नहीं होगा? क्रोकोडाइल से बच गए तो क्या कोई गारंटी है कोई और जानवर नहीं होगा? देखिए तो जरा अपने सिर्फ ठीक दाईं तरफ एक सांप आपको दिख रहा है। ये जो सांप है इसको मैं बोलता हूँ लॉकडाउन सिंड्रोम। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में मेरे पेशेंट्स हैं और उनकी खबरें आ रही हैं मेरे पास ईमेल के माध्यम से। वो बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनका डायबिटीज, उनका ब्लड शुगर बढ़ गया है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनके वेट बढ़ गए हैं, सनलाइट से कट ऑफ हो गए, फ्रेश एयर से कट ऑफ हो गए, उनका जो रूटीन का घूमना था वो बंद हो गया। सो दैट इटसेल्फ इज कॉजिंग मोर सिकनेस देन एनीथिंग एल्स। तो बोलने का मतलब यह है कि लॉकडाउन कैन नॉट बी ए सोल्यूशन, क्योंकि आप ये गारंटी कर ही नहीं सकते कि कोरोना वायरस जाएगा तो कोई और वायरस आएगा नहीं। जैसे मैंने बताया कि हंटा वायरस चल दिया है, कभी भी आ भी सकता है। और अगर इन सब से बच भी जाएंगे तो देखिए वो पेड़ के नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी है जो कि क्रैश होने के कगार में आ गई है। और इस वक्त मेरे एस्टिमेट के हिसाब से हमारे भारत में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ मतलब आज कमाया आज ही खाया।
और ऐसे लोग अगर 21 दिन तक नहीं कमाएंगे तो मतलब 21 दिन तक वो खा भी नहीं रहे होंगे, यानी कि वो कोरोना वायरस से मरे या ना मरे, जिसकी मृत्यु के चांसेस 0.1% ही है, वो भूख से जरूर मर जाएंगे। तो 20 करोड़ तो ऐसे लोग हो गए। इस 20 करोड़ के अलावा 30 करोड़ लोग और ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ इतना राशन है, इतना पैसा है कि अगले 1 महीने तक भी अगर नहीं काम किया तब भी काम चल जाएगा, और उसके बाद वो भी हैंड टू माउथ होने वाले हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है। हमारे पास 50 एम्प्लॉई हैं, मेरे 4 देशों में सेंटर हैं, उसके बावजूद भी जब टैक्स दे देते हैं 60% तो टैक्स में चला जाता है, जो रह जाता है वो इतना ही सफिशिएंट होता है कि 1 महीने की गाड़ी चल सकती है बिना काम किए, और 1 महीने में 21 दिन हो गए हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो भारत की इकोनॉमी है, एक बार वो क्रैश हो गई, अगर ये पूरा का पूरा पेड़ ही टूट गया जो आपकी आंखों के सामने है, तब आप क्या करेंगे? तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे बनाएं? बहुत ही आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 स्टेप डाइट, और उससे भी आसान एक और तरीका है, आप सीधा आयुर्वेद को अपनाएं जैसा कि बाकी देश कर रहे हैं। 3 दिन पहले रिपोर्ट आई ईरान से, तेहरान से, कि वहां पे एक हॉस्पिटल में 200 पेशेंट थे, और 200 पेशेंट के ऊपर जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल यूज किया गया वो लगभग आयुर्वेद के तर्ज पे था, और 1 हफ्ते के अंदर ही उस 200 में से 190 पेशेंट ठीक हो गए, घर भी चले गए, और बाकी जो 10 हैं वो भी बहुत ही जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो जो आयुर्वेद हमारा जो खजाना है, उससे सारे पेशेंट को अलग रखा जा रहा है। क्वारंटाइन जो हो रहा है वो पेशेंट क्वारंटाइन आपसे नहीं हो रहा, पेशेंट को क्वारंटाइन किया जा रहा है आयुर्वेद की पद्धति से, हमारे अपने नेचुरल पद्धति से। तो इसके पीछे कारण क्या है? पहली बात तो मैं ये सहमत नहीं हूं कि क्वारंटाइन की आवश्यकता क्या है। जब क्वारंटाइन करते थे शुरू से, तब ऐसा माना जा रहा था कि ये बहुत इन्फेक्शियस है, एक इंसान से 10 या 20 को फैल जाएगा। लेकिन अब ये क्लियर हो गया जर्नल के माध्यम से कि ये एक इंसान से 2 या 2.2 लोगों को ही फैलेगा। दैट इज लगभग राउंड ऑफ करें तो 2 लोगों तक ही फैलेगा, विच इज इक्वल टू कॉमन कोल्ड। तो क्वारंटाइन फिर भी अगर कर रहे हैं, इसके पीछे जो मकसद मुझे लगता है कि दैट इज द ग्राउंड फॉर ह्यूमन गिनी पिग, कि एक बार घेर लो, फिर उनपे वो सारा एक्सपेरिमेंट कर डालो, मलेरिया की दवाई, HIV की दवाई, या फिर ऐसी दवाइयां जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में आती हैं, जो दवाइयां बन तो गई हैं, वो स्टॉक गोडाउन में पड़ी तो हैं, लेकिन वो दवाई इंतजार कर रही है कि किसी एक बीमारी के साथ उसको अटैच कर दिया जाए। तो अब ऐसे में अगर किसी पेशेंट की मृत्यु होती है तो बोल देते हैं कि ये कोरोना वायरस से मर गया है, और अगर वो इन सारी दवाइयों के बावजूद भी पेशेंट बच जाता है तो बोलते हैं कि ये दवाई की वजह से ठीक हो गया। और फिर ये दवाई जो अभी एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में है, फाइनली वो अप्रूव हो जाएंगी, और फिर वो दवाइयां HIV की दवाई की तरह, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई की तरह ढेर सारे करोड़ों रुपए की दवाइयां अगले कई 100 सालों तक भारत में इंपोर्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे इस खेल को आपको और मुझे मिलकर रोकना है। इसके लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वर्ल्ड हेल्थ डे दैट इज 7 अप्रैल को आपको सौंप रहा हूं एक किताब, मेरी किताब का नाम है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। इस किताब में करीब 1000 पन्ने हैं, लेकिन आपको 1000 पन्ने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले जो 10 पन्ने हैं वही आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद जो बाकी पन्ने हैं वो सारे एविडेंसेस हैं, सारे सबूत हैं, सारे प्रूफ हैं। ये सारे किताब लीजिए, आप इसको प्रिंट कीजिए, और इसको लेके आप वहां तक पहुंचाइए जो इस भारत में कुछ बदलाव ला सकते हैं, या आपको उम्मीद हो कि कुछ बदलाव लेके आएंगे। ये जो किताब है ये कोई मेरी किताब नहीं है, इसको मैंने लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ एविडेंस कलेक्ट किया है। ये किताब मेरी उतनी है जितनी आपकी है। तो अगर आप चाहें तो इस किताब में मेरे नाम के साथ साथ अपना नाम भी डाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं ये किताब के आप भी लेखक हैं, या फिर इस किताब से मेरा नाम भी हटा दीजिए, अपना नाम ही डालिए, और इस किताब को वहां तक पहुंचाइए जिनको इस किताब की जरूरत हो। नाम हटाने वाली बात आज से पहले सिर्फ एक ही इंसान ने बोला था, और वो है भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक श्री राजीव दीक्षित जी, और उनके ही पद चिन्हों पे चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप और हम मिलके एक अच्छा भविष्य बनाएंगे, और एक बार फिर अच्छे दिन जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।